की शुभकामनाओं के साथ मैं दीपिका आपका आमने सामने न्यूज में स्वागत करती हूँ। अगर दिया बनूं तो पतंगा नसीब हो मुझको, नहाना चाहूं तो गंगा नसीब हो मुझको। मेरी तमन्ना अगर है तो बस इतनी कि यूं मरूं कि तिरंगा नसीब हो मुझको। हिंदुस्तान के हर एक सैनिक की यही ख्वाहिश होती है। आइए आज हम आपको अपने देश की महानता की कुछ अनोखी बात बताते हैं जिससे शायद आप अनजान हो। चूमा था वीरों ने फांसी का फंदा, यूं ही नहीं मिली थी आजादी खैरात में। ये तो सच है कि हमें आजाद कराने में ना जाने कितने लोग शहीद हो गए और हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए। तब जाकर आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। ये सब बात उन दिग्गजों को क्यों समझ में नहीं आती जो धर्म के नाम पर हमें बांटते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं हम भाई भाई। ये बातें सिर्फ बोलने की बजाय अगर हर एक हिंदुस्तानी अपने दिल में उतार ले तो हमारे देश में अमन चैन बरकरार रहेगा। बात अगर हमारी सीमा के जवानों की होती है या उनकी शक्तियों की, दुश्मन की रूह कांप जाती है। हिंदुस्तान की सैन्य शक्तियों का हर देश में बोलबाला है। 1999 का ऑपरेशन विजय यानी कि कारगिल युद्ध कौन भूल सकता है। हर एक हिंदुस्तानी को इस दिन की कहानी जुबानी याद है। सिर्फ हिंदुस्तानियों को ही नहीं, हर एक देश को याद है किस तरह से हमारे जवानों ने पाकिस्तानियों को धूल चटा दिया। सिर्फ कारगिल ही नहीं, जब जब दुश्मन हमारे हिंदुस्तान पर गंदी नजर डालता है तब तब उसका यही हश्र होता है। अब आप सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक ही देख लीजिए। हमारे जवानों ने इतनी खामोशी से काम किया कि उनकी कामयाबी ने पूरी दुनिया में शोर मचा दिया। तो हुई बात हमारे शूर वीरों की। अब देखिए हमारे लड़ाकू विमानों की ताकत, जिसका नाम सुनकर ही दुश्मन खौफ में आ जाते हैं। उसके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। अब तक मिराज 2000, सुखोई, K9, वज्र, भीष्मा जैसे हथियारों को देखकर दुश्मन के पसीने छूटते ही थे। अब तो एक और घातक हथियार हमारे लड़ाकू हथियारों में शामिल हो गया है, राफेल, जिसे देखकर दुश्मनों की नींद उड़ गई है। इन हथियारों की ताकत और हमारे जवानों का जज्बा, जुनून दोनों देखकर दुश्मन देश के होश उड़े हुए हैं। अब हमसे पंगा लेने से पहले शत्रुओं को एक बार नहीं 1000 बार सोचना होगा, क्योंकि कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से मिलते हैं कदम। जब हम ऐसे चलते हैं तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कल हो या आज, हम बनेंगे आपकी आवाज। अब आप और हम होंगे आमने सामने। देखिए ईश्वर जी भी हमारे साथ, सिर्फ आमने सामने नहीं। स्वतंत्रता दिवस की 74th एनिवर्सरी पर आप सभी देशवासियों को मोजेस न्यूज परिवार और आमने सामने न्यूज परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही सभी देशवासियों से अपील है कि 2 गज की दूरी जरूर अपनाएं, मास्क लगाएं ताकि कोरोना से सुरक्षित रहें। एक बार फिर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जनरल करियप्पा नाम तो सुना होगा। आज हम आपको जनरल KM करियप्पा की कुछ ऐसी बात बताएंगे जिसे सुनकर उनके लिए आपके दिल में और भी जगह बन जाएगी। जनरल करियप्पा 15 जनवरी 1949 में पहले आर्मी चीफ बने। इस दिन को सेना दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। आपको बता दें कि फील्ड मार्शल KM करियप्पा बंटवारे से पहले पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख और राष्ट्रपति जनरल अयूब खान के भी बॉस रह चुके हैं। अगर आर्मी के प्रति इनके लगाव की बात करें तो इन्हें बचपन से ही आर्मी से लगाव था। इनका घर कैंट के बगल में ही था और ये रोज रोज कैंट में खाना खाने जाते थे। इसलिए नहीं कि इन्हें घर पर भोजन नहीं मिलता था, इन्हें बचपन से ही फौज से लगाव था। सबसे खास बात जनरल करियप्पा की ये थी कि ये अपने जूनियर्स के साथ एक बॉस की तरह नहीं, दोस्त की तरह रहते थे।
सिर्फ इतना ही नहीं, ये हर एक इंसान के साथ घुल मिलकर रहते थे। आपको बता दें कि एक बार ये अपनी गाड़ी से जा रहे थे और इनके आगे आगे एक बैलगाड़ी जा रही थी। वहीं बैलगाड़ी एक गड्ढे में फंस गई। बैलगाड़ी वाला परेशान हो गया। ये जनरल करियप्पा ने अपनी गाड़ी से उतरकर गाड़ी को सबके साथ मिलकर धक्का लगाया और गाड़ी गड्ढे से निकल गई। जनरल ने ये बात तो साबित कर दी कि एकता में बहुत ताकत होती है और कोई भी आदमी बड़ा हो या छोटा, अगर मिलजुल कर काम करें तो काम का अंजाम अच्छा होता है। और वीर जवान ब्रिगेडियर उस्मान की जिंदगी से जुड़े कुछ अनसुने किस्से से आपको रूबरू कराते हैं, जिससे हिंदुस्तान के उन मुसलमानों को सीख लेनी चाहिए जो इस देश के टुकड़े टुकड़े कर देने की बात करते हैं। ये कहावत तो आपने सुनी होगी कि ईश्वर जिसे चाहता है उसे जल्दी ही अपने पास बुला लेता है। बहादुरों की बहुत कम लंबी आयु होती है। ब्रिगेडियर उस्मान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब उन्होंने अपने देश के लिए शहीद हुए तो उनके 36वें जन्मदिन में सिर्फ 12 दिन बाकी थे। वहीं अपने छोटे से जीवन काल में उन्होंने वो सब हासिल कर लिया जिसका बहुत से लोग उनसे दुगना जीकर भी नहीं कर पाते हैं। आपको बता दें कि वो एक वरिष्ठ मुस्लिम सैन्य अधिकारी थे, इसलिए हर कोई यही उम्मीद कर रहा था कि वो पाकिस्तान ही जाना पसंद करेंगे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। यहाँ तक कि मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली दोनों ने कोशिश की कि उस्मान भारत में रहने का अपना फैसला बदल दें। उन्होंने उनको तुरंत पदोन्नति देने का लालच भी दिया, फिर भी ब्रिगेडियर उस्मान अपने फैसले पर कायम रहे। जहां एक तरफ ब्रिगेडियर उस्मान ने अपने देश के लिए इतना कुछ किया, वहीं दूसरी तरफ हमारे देश में मौलाना मदनी जैसे लोग देश को तोड़ने का भड़काऊ भाषण देते हैं। ब्रिगेडियर उस्मान से मौलाना मदनी जैसे लोगों को सीखना चाहिए, उनको पहचानना चाहिए, उनके जैसा बनना चाहिए। जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधे पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। ये बात किसी और ने नहीं, शहीद भगत सिंह ने कही थी। भगत सिंह ही थे जिन्होंने युवाओं के दिलों में आजादी की अलख जलाकर हमें इस मुकाम पर खड़ा किया और खुद हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। देशभक्ति तो इस कदर थी उनके दिल में कि उन्होंने खुद कहा, इस कदर वाकिफ है कलम मेरे जज्बात से कि मैं इश्क लिखना भी चाहूँ तो इंकलाब लिखा जाता है। आइए भगत सिंह के बारे में उनकी वीरता की कहानी सुनने के लिए हम अपने चीफ एडिटर निर्दोष मोजिस की तरफ रुख करते हैं। आजादी यानी स्वतंत्रता, जिसके लिए देश के तमाम क्रांतिकारियों व स्वतंत्रता के दीवानों ने हंसते हंसते अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, जिसके लिए महात्मा गांधी ने अपने आप को बलिदान कर दिया, तो भगत सिंह और आजाद ने आजादी के लिए क्रांति का सहारा लिया, जिससे कि देश के युवाओं के दिलों में आजादी की लौ जल सके। जब क्रांतिकारी भूख हड़ताल पर थे तब भी अंग्रेजों ने उन पर काफी जुल्म किए, मगर हमारे क्रांतिकारियों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। वो तो बस देश पर मर मिटने के लिए तैयार थे। भगत सिंह जेल से ही आजाद भारत की नींव रख रहे थे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह को महात्मा गांधी ने भी समझाया था कि इस आंदोलन से कोई फायदा नहीं होगा, मगर भगत सिंह पर तो मानो आजादी का भूत सवार था। वो मरकर भी देशवासियों में आजादी की अलग जलाना चाहते थे। मैं अन्याय सहन नहीं कर सकता और मैं नाफरमानी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है जेलर साहब, आप नमक का हक अदा करो, मैं मिट्टी का हक अदा करता हूँ। भगत
सिंह की ये बात रंग लाने लगी। सारा देश आजादी की आग में जल उठा। हर तरफ वंदे मातरम और मेरा रंग दे बसंती चोला गीत सुनने में आने लगा था। इस गीत को भगत सिंह और उनके साथियों ने जेल में गाया था। अंग्रेज भगत सिंह के इस आंदोलन से काफी चिंतित होने लगे थे। वो जल्दी से जल्दी भगत सिंह को फांसी पर लटकाना चाहते थे। भगत सिंह और उनके साथियों को अंग्रेजों ने डर कर तयशुदा वक्त से एक दिन पहले ही फांसी पर लटका दिया। आजादी के दीवाने हंसते हंसते वंदे मातरम कहते कहते फांसी पर झूल गए। भगत सिंह बेशक फांसी पर लटक चुके थे, मगर उनकी शहादत ने आजादी के आंदोलन को और तेज कर दिया। आज भगत सिंह बेशक हमारे बीच नहीं है, मगर वो प्रत्येक भारतवासी के दिलों में आज भी जिंदा हैं। हमें उनकी कुर्बानी को व्यर्थ में नहीं जाने देना है। स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं के साथ मुझे यानी कि दीपिका को दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।